हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज संधारित्र का संयोजन चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं और 4 पढ़ रहे हैं। और 4 में हम लोग चैप्टर का नाम है संधारित्र एवं परावैद्युत। ठीक है, तो उसी में हम पढ़ रहे हैं संधारित्र का संयोजन। तो भैया संधारित्र का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, और 2 प्रकार से किया जाता है, जिसमें से पहला अपना है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा क्या है, समांतर क्रम संयोजन। हम पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम खत्म होगा फिर हम पढ़ेंगे समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में होता क्या है, पहली बात तो कि हम धारिता को कम करने के लिए, किसको कम करने के लिए, धारिता को कम करने के लिए हम संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसको कम करने के लिए, धारिता को कम करना है तो किस क्रम में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में। फिर कहता है कि यहाँ पे जो संधारित्र हैं अलग अलग, इनको जोड़ना कैसे है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 3 संधारित्र हैं और भी आगे इसी क्रम से जुड़ेगा। तो पहले ये वाला देख लो कैसे जुड़ रहा है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अपना एक संधारित्र है कि नहीं है, और यहाँ से लेके यहाँ तक अपना दूसरा संधारित्र C2, और यहाँ से लेके तीसरा संधारित्र हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 3 संधारित्र हैं, तीनों की धारिता देखिए, इस पहले वाले का C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। जोड़ना कैसे है, हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे कि पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो जोड़ दिए ना। इसी प्रकार से दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इसी प्रकार से तीसरे संधारित्र का दूसरा सिरा चौथे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ऐसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे, समझ में आया। फिर कहते हैं कि ये जो संधारित्र की धारिता है, ये जो संधारित्र है, इस पे विभवांतर कितना है, पहले वाले पे V1 है, दूसरे वाले पे V2 है, तीसरे वाले पे V3 है। हम यहाँ पे अगर V वोल्ट का विभवांतर जब से जोड़ते हैं तो अलग अलग संधारित्र पर अलग अलग विभवांतर हो जाता है, एक नहीं होगा। अगर सभी पे एक समान होता तो केवल V लिखते हैं हम। ठीक है, तो अलग अलग हो रहा है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, V1 V2 V3 डॉट डॉट आगे बढ़ता जाएगा। इस संधारित्र पर जो आवेश है सभी पर समान है, समान है, प्रकृति का है, समान परिमाण का है, लेकिन प्रकृति कैसे होता है, विपरीत। इधर वाला धनात्मक है, इधर वाला ऋणात्मक है। ठीक है, तो इस पर भी आवेश, इस पर भी आवेश, इस पर भी आवेश, सब इस पे आवेश समान है। ठीक, और क्या है भाई, आवेश समान हो गया, धारिता भी हो गया है, कुंजी लगा दिए हैं, बस इसी चीज़ को हमको लिखना है। लेकिन हम देखो अगर विभवांतर 20 से हम जोड़े हैं, तो अगर हम जोड़े कि भैया कितना विभवांतर हुआ, कुल कितना विभवांतर इसमें गया, तो हम जोड़े थे V बराबर V1 को जोड़ोगे, V2 को जोड़ोगे, V3 को जोड़ोगे, सभी को जोड़ोगे तो हमारा पूरा क्या मिल जाएगा, V मिल जाएगा। ठीक है, हम इसी चीज़ को लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं कि संधारित्र की, यानी ऐसे लिख दो, धारिता कम करने के लिए, धारिता कम करने के लिए संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। मेन पर्पज इसका यही है कि हमको धारिता कम करना है, सही है, इसीलिए ऐसा करते हैं। दूसरा लिखना है कि भाई इसमें जो बता रहे हैं, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का तीसरे, ऐसे टाइप का। प्रतिरोध नहीं, सॉरी, हम अगर बीच में बोले होंगे प्रतिरोध तो उसके लिए सॉरी। ये संधारित्र है। ठीक है, प्रतिरोध के लिए हम कैपिटल R से लिखते हैं, प्रतिरोध है, हो सकता है बीच में बोले होंगे तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध नहीं बल्कि क्या है, संधारित्र है। तो लिखते हैं पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, दूसरा संधारित्र का दूसरा सिरा, पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, तथा तीसरे संधारित्र का पहला सिरा दूसरे के दूसरे से,
यानी दूसरे संधारित्र के दूसरे सिरे से जोड़ते हैं। सही है ना। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ाते जाएंगे। हमारे पास केवल 3 ही संधारित्र था तो 3 के लिए जोड़ दिए, आगे ऐसे जोड़ते हम चले जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमारा चौथा संधारित्र है तो लिखेंगे तीसरे संधारित्र का दूसरा सिरा चौथे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा है, ऐसे लिखते जाएंगे। फिर अगला पॉइंट अपना आएगा। अगला पॉइंट ये हो जाएगा कि जितना मान लीजिए इसको हम वी वोल्ट से जोड़ते हैं तो यहाँ लिख लो संधारित्र को विभवांतर से संयोजित किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। विभवांतर से जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक संधारित्र पर अलग अलग, यानी ब्रैकेट में लिख सकते हैं V1, V2, V3 विभवांतर हो जाता है या अलग अलग विभवांतर में बट जाता है, ऐसे भी कह सकते हो। तो इतना बात समझ में आया। हम लिखे हैं कि धारिता को कम करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है संधारित्र को। तो हम जोड़े कैसे हैं? पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। इस प्रकार से इसको लिखे हैं हम। फिर लिखा है संधारित्र को विभवांतर से जोड़ा जाता है तो प्रत्येक संधारित्र पर अलग अलग विभवांतर यानी V1, V2, V3 हो जाता है। तो अगर हम देखें तुल्य विभवांतर कितना हुआ, तो तुल्य विभवांतर देखते हैं तो हम कह सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 और प्लस V3, यानी सभी का अलग अलग हो जाता है विभवांतर। लेकिन तीनों को अगर हम जोड़ें तो क्या हो जाता है, पूरा फिर से विभवांतर पूरा हमको मिल जाता है। इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। समझ आया इतना। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, प्रत्येक संधारित्र की जो आवेश समान है, तो इस चीज़ पता है कि प्रत्येक संधारित्र का आवेश समान है, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। फिर हम लिखते हैं कि पहले संधारित्र पर विभवांतर कितना मिल रहा है, तो लिखेंगे पहले संधारित्र पर विभवांतर, पहले संधारित्र पर विभवांतर कितना हो रहा है। तो देखिए पहले वाले पर कितना विभवांतर V1 है ना, और V बराबर होता क्या है, V बराबर Q/C होता है ना, नहीं होता है। अरे भाई C बराबर लिखे थे हम, Q/V लिखे थे। तो अगर हम V बराबर निकालेंगे तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यानी ये चीज़ मिलेगा। सही है ना। तो हम लिख सकते हैं V1 बराबर Q/C1 लिख सकते हैं, क्योंकि पहले धारिता के लिए और पहला विभवांतर है। तो ये बन जाएगा समीकरण कितना, समीकरण 2 बन जाएगा। इसी प्रकार से फिर आगे लिखेंगे दूसरे संधारित्र पर विभवांतर। तो दूसरे पे क्या निकलेगा, V2 बराबर हो जाएगा Q/C2 नहीं हो जाएगा। इस समीकरण कितना बन गया, 3। ऐसे हम तीसरे को निकालेंगे, तीसरे संधारित्र पर विभवांतर। तो तीसरे के लिए निकालेंगे V3 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C3। ये कितना बन गया, 4 बन गया। तो हमारे पास 3 संधारित्र था और तीनों की जो विभव है इसको हम लोग पा गए। ठीक है। अब एक चीज़ और पता है, वो क्या है, ये पता ही है कि यदि हम संयोजन की तुल्य धारिता निकालें तो संयोजन की धारिता कितना हो, C हो, तो आरोपित विभवांतर कह रहा है कि अगर तुल्य धारिता, जैसे यहाँ पर हमारा C1 C2 हो रहा है ना, तो अगर कह रहा है कि तुल्य धारिता C हो केवल, तब विभवांतर कितना होगा। तब देखिए V बराबर हो जाएगा Q/कितना, C हो जाएगा। इस समीकरण कितना बन गया, 5 हो गया।
अब देखो समीकरण 1 2 3 4 5 बन गया। V1 यहाँ पर रखेंगे, V2 यहाँ रखेंगे, V3 यहाँ रखेंगे और V5 जो है मतलब जो समीकरण हमारा 5 है ये कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। हम लिख सकते हैं समीकरण 2 3 4 और 5 को किस में रखना है, 5 को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखिए क्या मिलता है। समीकरण 1 यहाँ पे है ना, v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3। समीकरण यही है हमारा, कौन सा, पहला। हाँ तो रख रहे हैं, देखो रख रहे हैं हम v बराबर क्या पाए थे हम, q बाई सी। तो हम लिख देंगे q बाई सी बराबर, फिर लिखेंगे q बाई c1 से लिख रहे हैं, प्लस q बाई c2, सही है ना। फिर तीसरे के लिए क्या निकलेंगे, q बाई c3। सभी का मान रख दिए ना। अब कोई बचा है, नहीं बचा है। इतना समझ में आया। अच्छा एक चीज़ कॉमन चीज़ देखो दिख रहा है, यहाँ पे q है, सब में q है, तो हम कॉमन कर सकते हैं ना। तो अगर हम q को ऐसे लिख दें q बाई सी और इधर वाले को लिख दें q और अंदर बचेगा 1/c1 प्लस में 1/c2 प्लस में 1/c3, नहीं बच जाएगा। क्यू का गुणा कम करोगे क्यू मिल गया, क्यू का यहाँ पर करोगे, फिर सब में करेंगे, बारी बारी से मिलता जाएगा। अगर हम क्यू से क्यू को काट दें तो कोई दिक्कत नहीं। 1/c बराबर 1/ कितना हो जाएगा, c1, 1/c2 प्लस 1/ हम कहाँ पा गए, संधारित्र नहीं पा गए, श्रेणी क्रम वाला। अब एक चीज़ नोटिस करना कि जब हम प्रतिरोध जोड़े थे तो श्रेणी क्रम में ऐसे नहीं आता था, व्युत्क्रम रूप में समांतर क्रम जोड़ नहीं पाता था। तो इससे थोड़ा सा तुलना कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे और कहोगे सर जी हम लोग पढ़े श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ता है, सी बराबर c1 c2 c3, तो ये थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। अब जान लो जब हम समांतर क्रम जोड़ेंगे तब वो आ जाएगा c बराबर c1 c2 c3, ऐसे बनेगा। इस समझ में आया कि नहीं आया। इसको कॉपी करो, 2-1 पॉइंट और लिखा दे रहे हैं इसमें। देखिए हम लोग यहाँ तक पा चुके हैं कि इनका जो तुल्य हम ले कराए हैं 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये टोटल हम लिख चुके हैं कि संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। लेकिन अगर हमको व्यापक रूप में लिखना हो कि हमारे पास यहाँ पे केवल 3 ही संधारित्र था, अगर हमको लाना है ढेर सारा संधारित्र जोड़ा है, तो हम क्या करते हैं, देखो बहुत अच्छे बारात से आ रहे हैं, ठीक है, आओ बारात करके आ रहे हैं भाई। तो अगर हमारे पास n संधारित्र हों तो उसके लिए हम व्यापक रूप में लिखते हैं 1/c बराबर 1/c1 1/c2 और 1/c3 डॉट n संधारित्र के लिए हमारा ये बन जाएगा व्यापक रूप। मिला क्या, इसको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब 1/, करके जो है वही व्युत्क्रम है, अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर है। अलग अलग धारिता है, यहाँ पे c1 है, यहाँ पे c2 है, c3 है, सभी का अलग अलग धारिता है, उसका योग किए हैं और किसके बराबर है, तुल्य धारिता के बराबर है। इस कंडीशन में जो हम चित्र बनाए थे सभी में आवेश की मात्रा क्या था, समान था, प्रत्येक संधारित्र में आवेश की मात्रा समान था। हम लोग यहाँ पे एक रिजल्ट पा सकते हैं, V1 अनुपात में V2 अनुपात में V3 अनुपात ये बराबर है 1/c1 के अनुपात 1/c2 के अनुपात 1/c3 के। इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन समाप्त हुआ। अगला टॉपिक इसका यह है कि अगर हम प्रत्येक संधारित्र में परावैद्युत माध्यम भर दें, ठीक है, कोई परावैद्युत माध्यम भर दें, तब उसका धारिता देखते हैं। तो इसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं। इसका अगला टॉपिक देखते हैं। कन्फ्यूजन है किसी को? देखिए हम समांतर क्रम संयोजन ही पढ़ रहे हैं, सॉरी श्रेणी क्रम संयोजन ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका अगला पॉइंट यही अपनाता है कि सबसे पहले तो हम कुछ पट्टी ऐसे लिए थे समांतर क्या नाम है संधारित्र का, जिसको हम श्रेणी क्रम में जोड़े थे। यह भी हमारा क्या है, श्रेणी क्रम ही है, लेकिन कह रहा है कि अब हम प्रत्येक जो हमारे पास पट्टी था संधारित्र था उसके बीच में हम कुछ परावैद्युतांक वाली समांतर पट्टियाँ रख देंगे। तो क्या होगा, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक संधारित्र था, इसके अंदर 3 ठू हम परावैद्युतांक वाली पट्टियाँ रखते हैं।
तो जिसकी मोटाई T1 है, दूसरी T2 है, तीसरे की T3 है। पहले वाले परावैद्युतांक भरा गया है एप्सिलॉन R1, दूसरे में भरा गया एप्सिलॉन R2, तीसरे में भरा है एप्सिलॉन R3 भरा है। ठीक है, तो उसी बात को लिखा गया है। फिर उस पे चित्र पे चलते हैं हम। लिखा है यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य यानी बीच में प्लेटों के समांतर क्रम में, देखिए ये प्लेट हमारा ऐसे था ना, और इसी क्रम में देखिए समांतर क्रम में रखा गया एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 परावैद्युतांक वाली पट्टियाँ रखी हो, तो ऐसा संयोजन अलग अलग रखे संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य होता है। यानी जो हम श्रेणी क्रम में निकाले थे ऐसे टाइप का, है ना, इसी के तुल्य वह भी आएगा, इसी के टाइप का, इसका जो पट्टी रखे हैं वह भी इसी के टाइप के आएगा, यानी कह सकते हो इसी के बराबर आएगा। देखिए जब तुल्य संयोजन किए हैं इसी वाले को, तो हम क्या बना लिए इसको, हम इसको बना लिए हैं संधारित्र टाइप का चीज़। पहला वाला जो बना है हमारा, इसकी मोटाई T1 था, तो इस पहले वाले संधारित्र जो आप संधारित्र मान रहे हैं, तो पहले वाले संधारित्र का जो दूसरा सिरा था, दूसरे वाले के पहले सिरे से जोड़े हैं, दूसरे वाले का दूसरा सिरा तीसरे वाले के पहले से जोड़े हैं, तो ये बन गया तुल्य संयोजन, इसको कर दिए हम श्रेणी क्रम रूप में। ठीक है, अब यही चीज़ अब देखते हैं। इसका पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि पहली पट्टी के लिए धारिता, पहली पट्टी के लिए धारिता, धारिता तो क्या मान सकते हो, पहली पट्टी के लिए धारिता कितना मान लें, C1, तो C1 बराबर लिख सकते हो, एक चीज़ पढ़े हो परावैद्युतांक के लिए पढ़े हो, A एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R1 अपान में कितना T1, इसको हम लोग पढ़े हैं, ध्यान से देख लेना। ये जो होता है A एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R1, इसमें जो परावैद्युतांक भरा है, और अपान में उसकी मोटाई, जो इसकी मोटाई है उसी को लिखा जाता है। अगर हम दूसरी पट्टी के लिए निकालें तो दूसरी पट्टी की धारिता, दूसरी पट्टी के लिए धारिता ये मान लेंगे कितना C2, तो इसको हम समीकरण भी मान सकते हैं ना, तो यहाँ लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपान में कितना T2 बन जाएगा। ऐसे अगर हम तीसरी पट्टी के लिए माने, तीसरी पट्टी के लिए धारिता, तो इसको मान रहे हैं C3, क्या मान रहे हैं C3, तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 अपान में कितना हो जाएगा T3 बन जाएगा। इतना बात समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमको रखना है किसके समांतर, देखो यहाँ पे कर दे रहे हैं, आ जाएगा। देखो कैमरा हिला तो नहीं भाई हमारा। देखो हम लोग पढ़े हैं, जो भी चीज़ लिखे हम लोग कि इसका तुल्य संयोजन जब करेंगे तो अपना श्रेणी क्रम धारिता वाला जो श्रेणी क्रम संधारित्र था उसी के तुल्य हो जाता है। यानी C बराबर 1/C बराबर 1/C1 प्लस में 1/C2 और प्लस में 1/C3, इसी के बराबर कौन आ जाएगा, कौन आ जाएगा, ये सभी चीज़ आ जाएंगे 1/C करके। तो हम चाहें तो वैल्यू उसमें पुट कर दे रहे हैं, 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 का मान कितना है, पूरा इतना है ना, तो रख देते हैं 1/A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपान में कितना T1 प्लस में 1/C2, C2 के लिए A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपान कितना T2। ऐसे ही 1/, कितना हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 अपान 2 है, ये हो जाएगा T3। तो सभी में हम C1 C2 C3 का मान रख दिए हैं। 1/C बराबर निकलेगा, देखो भाई इनको हम लिख रहे हैं, एक टू को हल कर रहे हैं, बाकी को समझा दे रहे हैं। 1/A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपान T1 है ना, इनको हम चाहें तो हम मेन बटा है ना, देखो इसी का तो मेन बटा है, हम इसको लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं, तो इनको उतारोगे 1/A कैसे उतर जाता है, हाँ जो मेन बटा ही बनता है गुणा, तो जब गुणा बनता है तो ये पलट जाता है, यानी T1 ऊपर चला जाएगा और बाकी चीज़ें कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस चीज़ को पूरा हल करके लिख सकते हैं T1 अपान में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं T1 अपान में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 प्लस लिख सकते हैं T2 अपान में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2
प्लस एक T3 अपन लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर 3 के, नहीं बन जाएगा। 1/c बराबर लिखोगे, देखो सभी में 1/a एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हम इसको हम कॉमन कर दे रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं। A एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में T1 अपान में एप्सिलॉन R1, सही है। T2 अपान में एप्सिलॉन R2, बचा क्या T3 अपान में एप्सिलॉन R3, इतना बचेगा कि नहीं बचेगा। अब एक चीज़ और देखो, अगर हम केवल C निकालना है मुझे, क्योंकि मुझे धारता खाली निकालना है ना, तो C खाली निकालोगे, हाई सभी चीज़ बटे में है, तो इसका भेज दोगे यहाँ पे तिरछा है, ये पूरा बराबर किधर है ना, इसको भेजोगे नीचे वाला चीज़ तो आएगा इसमें गुणा हो जाएगा, और इसका C का कहाँ जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे हम हल कर दे रहे हैं, फिर आगे चीज़ समझा दे रहे हैं। एक को हल करके बता रहे हैं। देखो अपने जब इसे होता नहीं 2/3 बराबर 1/x लिखा रहता है या 5/x लिखा रहता है, तो देखो 1/a वाला वैल्यू और बाकी जो चीज़ लिखा गया है सब गुणे में है बटे में है, तो ऐसे टाइप का है। तो हम तिरछा गुणा नहीं कर लेते हैं, इसका यहाँ कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हो 2 × x, बार का चिन्ह लगाओगे, 3 के गुणा 5 में करोगे, ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो। जब मुझे x का मान निकालना होता है तुम करते हैं 3 × 5 = 15 और बटे, ये गुणे में इधर आता है बटे हो जाता है, ऐसे होता है कि नहीं। x का मान मिलता है तो ऐसे इनका भी हम गुणा कर लेंगे, ठीक है, और ऐसे जब गुणा करेंगे तो उनका मान मिल जाएगा। देखो इनका गुणा यहाँ कर लेंगे, सही है, तो हो जाएगा अपना, कर दे रहे हैं पूरा विस्तार से कर दे रहे हैं, हम इनका कर रहे हैं इसमें, तो हो जा रहा है C गुणे में 1 और अंदर है पूरा कितना T1 अपान में एप्सिलॉन R1 है, प्लस में T2 अपान में एप्सिलॉन R2 है, प्लस T3 अपान में कितना है एप्सिलॉन R3 है। इतना आ रहा है, ये ब्रैकेट में कर दो, इसका गुणा कहाँ कर लिए, यहाँ कर लिए। हाई बचा नीचे कौन, केवल क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा, A एप्सिलॉन नॉट बचा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ, हो जाएगा। तो हम बराबर ही हो जाएगा किसके, A एप्सिलॉन नॉट के। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 का गुणा इसमें करोगे तो केवल उतना ही आएगा। हम जब C बराबर निकालेंगे, C बराबर, तो देखो ये पूरा चीज़ गुणे में है कि नहीं है, इसके C के पूरा गुणे में है ना, जब बराबर किधर आएगा तो बटे नहीं हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट अपान में T1 अपान में कितना एप्सिलॉन R1, T2 अपान में कितना एप्सिलॉन R2 और प्लस में T3 अपान कितना एप्सिलॉन R3। नहीं बन गया, तो इसी चीज़ को हम पाना चाहते थे और मिल भी गया। ठीक है, इतना इसका आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम मतलब गुणा भाग जो है करके ही दिखाएं, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखे हैं कहीं पे भी। तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद। कहाँ पे कह लो धीरे से।